बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 दिसंबर और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रावलपिंडी और इस्लामाबाद से रखेंगे, जहां पर चौधरी निज़ामुद्दीन फ्रस्ट्रेशन में अपना वो आखिरी हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है जो उन्होंने माजी में जुल्फ़कार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स की, जिन्होंने जिस तरीके से जुल्फ़कार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी थी, एक झूठे कत्ल का मुकदमा बना के, और एक ऐसा मुकदमा जो बहुत देर पहले वो कत्ल हो चुका था, एक फाइलों के अंदर दबा हुआ मुकदमा दोबारा से निकलवाया गया, उसका केस दोबारा से लगवाया गया, उसके अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो को इम्प्लिकेट किया गया और फिर जो सेशन कोर्ट था उसको बाईपास कर दिया। हाई कोर्ट ही लाहौर की ट्रायल कोर्ट बनी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने चीफ जस्टिस के थ्रू एक बिल्कुल ही बेहुदा, मैं ये कहूँगा लग़्व और गैर आइनी गैर कानूनी किस्म का मुकदमा चला के, जिसमें ऐसे 2 जजेस जो जुल्फ़कार अली भुट्टो को बरी करना चाहते थे उनको बेंच से हटवाया गया और फिर अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस से उन्हें सज़ाए मौत दिलवाई गई। इसके ऊपर हमने एक पूरा वीलॉग किया था, कोशिश करेंगे इस वीलॉग के एंड पर उसका लिंक रख दें ताकि आपको पता चले कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को पूरी, हमने एक डॉक्यूमेंट्री वीलॉग किया था जिसमें उस पूरे केस की छानबीन करके आपके सामने रखा था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो का कैसे अदालती कत्ल करवाया गया था, कौन कौन सा जज मुलव्वस था, लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ था, ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ था। आज भी बिल्कुल उसी तरह का नक्शा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से वैसा ही एक बेहुदा झूठा कत्ल का केस अब इमरान खान के ऊपर रजिस्टर किया गया है। जो रेंजर्स के एहलकार जाँ बहक हुए, आपको पता है कि जिस दिन धरना आ रहा था और उस दिन रेंजर्स के एहलकार अपनी ही गाड़ियों के नीचे आकर कुचले गए और फिर ये भी कहा जाता है कि एक और रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद के एक अब्बासी साहब हैं जिनके बेटे का नाम हाशिम है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है, उसकी गाड़ी के नीचे भी आकर कुचले गए और जाँ बहक हुए। अब ये जो रेंजर्स के एहलकार हैं, इनके कत्ल का मुकदमा जेल में बैठे इमरान खान के ऊपर दिया जा रहा है। अब ये मुकदमा कैसे बनाया जाएगा? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो के ऊपर मंसूबा साजी का, साजिश करने का, मशवरा देने का, प्लान करने का, मोटिवेट करने का मुकदमा बनाया गया था कत्ल का, बिल्कुल उन्हीं लाइनों के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर भी ये कत्ल का मुकदमा बनाया गया है। और ये दिखाता है वाज़े तौर पर कि चौधरी निज़ामुद्दीन अब इमरान खान के साथ कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी तरीके से वैसा सलूक करें जैसा उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ किया था। अगर इन दोनों मुकदमात को सामने रखें और जो तरीका वारदात है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मुकदमा है इसको अगर सामने रखें, जो अभी का मुकदमा इमरान खान के ऊपर किया, तो इसमें जो रेंजर एहलकार हैं जो गाड़ी के नीचे आकर कुचले गए, उनकी वीडियो फुटेज मौजूद है जिसमें गाड़ियों के नीचे वो आके कुचले जा रहे हैं, उनकी अपनी गाड़ियां हैं। फिर एक और रेंजर के एहलकार जो कुचले गए हैं उनके बारे में वो शख्स भी पुलिस की गिरफ्त में है, हाशिम नामी, और कहा जा रहा है कि उसका दिमागी तवाज़न, रिपोर्टेडली शायद जहनी तवाज़न या कोई दिमागी मसला था, हमें नहीं पता, जो सोशल मीडिया ने रिपोर्ट किया वो आपको बता रहे हैं। तो जो मकतूल है उसके भाई का बयान भी सामने है और जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकतूल हैं उनके भाई का बयान भी सामने है। उसके अलावा राहगीरों के बयान सामने हैं। उसके बाद एक शख्स इनकी इस टाइम हिरासत में है जो हाशिम नामी हम आपको कह रहे हैं। तो कहीं से ये केस इमरान खान क्या किसी और के ख़िलाफ़ भी नहीं बनता, लेकिन एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे आपको पता है कि कसूरी साहब के वालिद के कत्ल का मुकदमा जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो पर मनवाया गया। हालांकि अगर याद करें तो हमने आपको बताया था कि 1970 के इलेक्शन के अंदर कसूरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट के ऊपर एमएनए बने थे। उसके बाद भुट्टो साहब के मना करने के बावजूद वो जो ढाका में 3 मार्च 1971 को इजलास तलब किया गया था उसमें चले गए थे, जिसके बारे में मशहूर है कि आप उधर जाएंगे तो आपकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। तो अहमद रज़ा कसूरी साहब वहाँ चले गए और उसके बाद
वो 3 को तो वो इजलास ना हो सका, 3 की बजाय वो 6 पे डाल दिया गया, फिर वो कभी भी ना हुआ। और 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया गया, जिसमें आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, वहाँ पर वो तो कहते हैं लाखों बांग्लादेशी या उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तानी इसका कत्ल किया गया। कहा जाता है कि वहाँ औरतों की इज़्ज़तें ख़राब हुई और हर तरह के इल्ज़ामात वहाँ से मौजूद हैं। लेकिन जब हम इन ऑपरेशंस में कामयाबी ना कर सके तो फिर कल 3 दिसंबर, जी हाँ, लेकिन ये 3 दिसंबर 1971 की बात हो रही है, शायद 58 साल हो गए अब उस बात को। उस दिन चंगेज़ खान नामी ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें हमने खुद ही हिंदुस्तान के शायद 8 मकामात के ऊपर अपने एयरफोर्स के जहाज़ों से बमबारी की। मकसद हमारा ये था कि एक इंटरनेशनल जंग छिड़ जाए, क्योंकि जब इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जंग छिड़ेगी, पहले तो मुल्क के अंदर ऑपरेशन सर्च लाइट हो रहा था और जो हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा था ईस्ट पाकिस्तानियों को उस वक्त, या बांग्लादेशियों को या बंगालियों को कह लें, वो अंदर ही अंदर छुपे तौर पर कर रहे थे। कोई वाज़े तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर तो जंग नहीं थी। तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बहुत ही स्ट्रेटेजिक किस्म की मूव की, जो अब भी करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम नंबर 1 हैं और सबसे बेहतर हमें ही अकल है। तो उस टाइम भी नंबर 1 अकल का मुजाहरा करते हुए हमने 3 दिसंबर को ऑपरेशन चंगेज़ खान नामी एक ऑपरेशन शुरू किया। 8 मकामात पर हिंदुस्तान में बमबारी की और उसके जवाब में हिंदुस्तान ने बाकायदा ईस्ट पाकिस्तान पर हमला कर दिया और इंटरनेशनल जंग छिड़ गई। जैसा कि हमने सोच रखा था कि इस जंग के बाद आलमी बरादरी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी और जो अंदर भी उस सारे ऑपरेशन के फेलियर के बाद जो हमारी सूरत हाल है, हमें कोई बेल आउट कर देगा, क्योंकि हमें हमेशा कहीं ना कहीं से बेल आउट चाहिए होता है। लेकिन आलमी बरादरी ने हमें बेल आउट ना किया। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में, जो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखें तो उसमें इतनी बड़ी फौजों के दरमियान ये शॉर्टेस्ट जंग थी। महज 13 दिन के अंदर हम ढेर हो गए और 16 दिसंबर को फिर हमारे हज़ारों की तादाद में 90,000 के करीब जो पाकिस्तानी अफसरान थे, जो सिविलियन थे, फ़ौजी थे, वो तमाम के तमाम फ़ौजी अफसरान थे, उन्होंने हथियार डाल दिए और उसकी वीडियोज़, उसकी फुटेज, उसकी हजीमत सारी ज़िंदगी के लिए हमारा पीछा करती रहेगी। तो ये सूरत हाल वहाँ थी, वहाँ हम कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन उस जुल्फ़कार अली भुट्टो को, जिस जुल्फ़कार अली भुट्टो की पार्टी में वो MNA बने, बाद में वहाँ गए, भुट्टो साहब से लड़ाई हो गई, लेकिन फिर भुट्टो साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1971 में जब मुल्क टूट गया और उसी असम्बली ने फिर आइन बनाया, तो उस आइन के ऊपर 1973 में 1973 में कसूरी साहब ने दस्तखत नहीं किए और खड़े होकर भुट्टो साहब को अपने वालिद का कातिल करार दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा भुट्टो साहब के साथ सुलह कर ली और दोबारा पीपल्स पार्टी का टिकट मांगा। वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी, लेकिन कसूरी साहब दोबारा पीपल्स पार्टी में आ गए थे और उन्होंने ये सुलह नुसरत भुट्टो साहबा की मदद से या उनके थ्रू ये सुलह की थी जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ। लेकिन जब चौधरी निज़ामुद्दीन ने भुट्टो साहब को फांसी देनी थी तो फिर उन्हीं कसूरी साहब को, जो वालिद के कत्ल के बाद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से सुलह कर चुके थे, उनकी पार्टी में आ चुके थे, उस मुर्दा केस को या उस एक बेतुके केस को फिर उठाया और उसके अंदर पूरी कोर्ट की मैनेजमेंट के साथ जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दिलवाई। अब चौधरी निज़ामुद्दीन जहां पहुंच गए हैं, जितनी हजीमत है, हमने आपको लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब का बयान सुनवाया था कि अब मैं कहीं पर भी वर्दी पहनकर बाहर नहीं जा सकता, और उन्होंने आज नया बयान दिया है कि मुल्क को इस तरीके से तकसीम ना किया जाए। जो मुल्क की सबसे ज़्यादा जो एक अक्सरियती जमात है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, अगर आप उसको इंतशारी जमात कहेंगे तो आप ख़ुद से मुल्क तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं, आप ख़ुद से मुल्क कमज़ोर करने की साजिशें कर रहे हैं। ये साजिश किसी बैरून मुल्क एजेंसी की तो हो सकती है, किसी दुश्मन मुल्क की तो हो सकती है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम किसी बात पर आमने सामने खड़ी हो जाए, लेकिन ये अपनी फ़ौज, अपने लोगों का ये रवैया कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा
वोट रखने वाली अक्सरियती पार्टी जिसके साथ चले 90 नहीं तो 70-80% आवाम खड़ी है, आप उसे इंतशारी टोला कहेंगे? मतलब किसी मुल्क की फ़ौज अपने मुल्क की 70% आबादी को इंतशारी टोला कहेगी तो उसके बाद उस फ़ौज का या उस मुल्क का बाकी रहना आप खुद ही समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा। ये जो ओवरऑल तबसरा था या समरी थी वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब का, ये तकरीबन ये समरी थी उनका। कुछ इसमें मेरा तज्जिया भी है, लेकिन उनकी बात का जो असल मतन था वो यही निकलता था। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं, जो मैं बात आपके सामने रख रहा था कि अब चौधरी निज़ामुद्दीन साहब अपने आखिरी पत्ते खेल रहे हैं, क्योंकि सब करके देख लिया, आवाम की मोहब्बत इमरान खान से बढ़ती जा रही है। तो अब ये केस रजिस्टर्ड किया है, देखते हैं क्या होता है आगे। कौम की हमायत से अफवाज मुल्क जो है, जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, वो मुल्क के ख़िलाफ़ हर साजिश को नाकाम बना देंगी। ये आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि कौम की हमायत से, आप लोगों की हमायत से जो फ़ौज है वो मुल्क के ख़िलाफ़ हर साजिश को नाकाम बना देगी। अब आपकी मदद ज़ाहिर है फ़ौज को हासिल होनी है और फ़ौज की मदद आपको हासिल होनी है। अब ज़रा अगली ख़बरें चंद देख लीजिए और फिर आप खुद ही देखिए कि कौम क्या मदद कर रही है और फ़ौज क्या मदद कर रही है और आसिम मुनीर साहब क्या कह रहे हैं। ये ज़रा अगली ख़बर सुनिएगा। इस्लामाबाद दहशतगर्दी अदालत में 400 लोग पेश, 99% कैदी आम मजदूर। जी हाँ, ये कौम और फ़ौज एक दूसरे की मदद कर रही है। मैं आपको बताऊं कि आप जो अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, जो आप यूरोप में बैठे हुए लोग हैं, जो आप मिडल ईस्ट में बैठे हुए लोग हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं या दूसरी जगहों पर हैं, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर एक और कैटास्ट्रॉफी जो है वो इन मेकिंग है, एक और अजाब जो है वो इन मेकिंग है। ये 1500 के करीब, 400 तो सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर पेश किए जा रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर 400, फिर पिंडी में अलग हैं। ये 1500 के करीब जो कैदी हैं, इनमें ज़्यादातर कोई साइकिल पे जा रहा था, उसको पकड़ लिया मजदूरी करके, कोई कहीं मजदूरी कर रहा था, उसको पकड़ लिया। ये मजदूर हैं बेचारे, खाना पूरी के लिए इनको ना अब पुलिस के पास जगह इन्हें रखने के लिए, ना पुलिस इन्हें खाना दे पा रही है। ये बिलक रहे हैं भूख से, अफलास से, इनको पानी नहीं मिल रहा। मैंने कभी आपसे अपील नहीं की, लेकिन जितने भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि खुदारा जब इन लोगों को अदालत में पेश किया जाता है तो इन्हें खाना या कोई चीज़ वहाँ ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि इन लोगों के साथ इनमें से बहुत सारे बेचारे किसी एहतजाज में नहीं आए हुए थे, बहुत सारे तो आए हुए भी थे, लेकिन बहुत सारों को ऐसे ही पकड़ लिया है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। पता नहीं हमने कब्र में जाके सब ने मनहसल कौम इसका जवाब कैसे देना है कि जो मुल्क का गरीब तरीन शहरी है उसको पकड़ के दहशतगर्दी और पता नहीं कौन कौन से केसेस उसके ऊपर बना दिए। तो ये एक और बहुत बड़ा अजाब इन्फ्लिक्ट कर दिया है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। सिर्फ जैसे 9 मई का बयानिया बनाना था, ये एक नया बयानिया बनाने के लिए मासूमों के ऊपर ज़मीन तंग कर दी है। अब अगली खबर, आर्मी और लोग एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे हैं। अब अगली खबर सुनिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कचहरी तो सुन ली, आगे चलते हैं। आगे है जी कि पठानों के खिलाफ सुबाइयत की बिना पर नाइंसाफ़ी हो रही है। किस्सा सुनाया है, बहुत ही मौसर सहाफ़ी हैं और अदनान उनका नाम है। उन्होंने ये अदनान हैदर बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और वो कल एक नुसरत जावेद साहब के साथ वाक़या सुना रहे थे कि वो एक टैक्सी ड्राइवर को छुड़वाने गए थाने में, उनका जानने वाला था। जब छुड़वाने गए तो पुलिस ने कहा इसको नहीं छोड़ सकते, ये एहतजाज में था। उससे पूछा, उसने कहा जी मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ, मजदूरी कर रहा था, मैं एहतजाज में नहीं था। तो उस पर उन्होंने कहा अच्छा एहतजाज में नहीं भी था तो इसका कसूर ये है कि ये पठान है, इसलिए इसको यहीं रहना पड़ेगा। ये अदनान हैदर साहब बता रहे हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये सारा वाक़या ख़ुद टेलीविज़न पर और सोशल मीडिया के ऊपर रखा है। अब आप ख़ुद सोचिए कि पठानों के ऊपर इस्लामाबाद और पाकिस्तान की ज़मीन इसलिए तंग की जा रही है कि उनमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ है। ये मदद कर रही है अवाम फ़ौज की और फ़ौज अवाम की पाकिस्तान को अजीम तर बनाने के लिए। अगली खबर आपको लगेगा यही मामला ख़त्म हो गया, आगे चलते हैं। अगली खबर है जी कि ये नुसरत जावेद साहब ने गालिबन खबर दी थी कि बूढ़ा माली जो कोर कमांडर के घर के नज़दीक एक कोठी में काम करता था, साइकिल पे अपनी मजदूरी करके वापस जा रहा था। वो बूढ़ा माली 9 मई के केसेस में उसको पकड़ लिया गया और 2 महीने वो जेल में एड़ियाँ रगड़ता रहा, पीछे उसके बच्चे भूखे मरते रहे और 2 महीने के बाद उसको जेल से रहाई मिली। ये भी मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में किया गया था। आगे चलते हैं, आपको लगेगा ये यही मामला ख़त्म हो जाएगा।
जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस मरी में पीटीआई के शहीद, जो डी चौक में शहीद हुए कारकुन अनीस सत्ती, बिल्कुल नौजवान अनीस सत्ती की रहायशगाह पहुंच गए और पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डाला कि आप ये कहें कि या तो आपने ये खून माफ़ किया, आप कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, क्योंकि पार्टी उनसे रब्ता कर रही थी कि वो एफआईआर दर्ज करवाएं। उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवानी, और या आप कहें कि हमने अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया, जिसने भी हमारे बेटे को शहीद किया, कत्ल किया, उसको हमने माफ़ कर दिया। प्रेशर डालकर ये उससे करवाया जा रहा है। ये मुल्क कौम के वसीतर मुफाद में ये काम हो रहा है। आगे चलते हैं, आपको लगेगा मामला यहां रुक जाएगा, नहीं, आगे भी मेरे पास एक दो चीज़ें आपको बताने को। पुलिस पहुंच गई पशीन, जी हां, पशीन से भी एक अब्दुल अहमद वली तशरीफ़ लाए थे एहतजाज में, उनको शहीद कर दिया गया था। उनकी लाश यहाँ से उठा के दाऊद शाह काकड़ और दूसरे दोस्त ऑल द वे बलूचिस्तान लेके गए थे। तदफीन हुई और उसके बाद उनके वालिद लोगों से पुरसा ले रहे थे मस्जिद में बैठे, तो पुलिस जूतों समेत मस्जिद में दाखिल हो गई और वहाँ भी इसी तरह के तकाजे किए गए कि आप लिख कर दें, आप कोई बयान नहीं देंगे और आप किसी किस्म की एफआईआर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वहाँ मस्जिद की भी बेहुरमती की गई और उस ख़ानदान की भी बेहुरमती की गई, ये उनके वालिद ने बयान दिया है। तो ये हैं जनाब वो कौम जो फौज की मदद कर रही है और फौज कौम की मदद कर रही है। हमें नहीं पता मामला किधर जाने हैं, मतलब जो हकीकत में हो रहा है उसको हम रिकग्नाइज करने को तैयार नहीं है। जब हम रिकग्नाइज ही करने को तैयार नहीं है तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा। आगे चलते हैं, आगे ब्रिगेडियर अशफाक हसन, वो आज शहबाज शरीफ और नून लीग के ऊपर सब कुछ डाल रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, ये रिटायर्ड है ब्रिगेडियर अशफाक हसन, वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने वीगो डाले, खुद खरीदे हुए हैं हुकूमत ने, बहुत सारे गंदे काम करके ये फौज के ऊपर डाल देते हैं। अब हुकूमत तो आपके सामने राणा सनाउल्लाह का बयान, उससे पहले शहबाज शरीफ का बयान, उससे पहले ख्वाजा आसिफ का बयान, वो तो बड़ा स्मार्टली सब कुछ आर्मी चीफ के ऊपर और आर्मी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आगे से मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया पर, वो कह रहे हैं कि ये नून लीग का काम है। दूसरी तरफ फैसल वोडा ने कल टेलीविजन पर बैठ के कहा है कि नून लीग इतना गंदा ब्रांड है कि ये जिसके साथ जुड़ता है उसकी तबाही कर देता है, हमें हाथ जोड़ के इनसे जान छुड़वानी चाहिए। वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये कह रहे हैं कि हमें नून लीग से हाथ जोड़ के अब जान छुड़ानी चाहिए। तो जो इन्होंने वहाँ पर कताल किया, जो वहाँ पर कत्लो गारत हुई, शहादतें हुई, उसका वज़न अब कोई भी उठाने को तैयार नहीं है, ज़िम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है कि गोली क्यों चलाई और किसके हुक्म पर चलाई। अब नून लीग फ़ौज पर डाल रही है, फ़ौज नून लीग पर डाल रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये मामला तो चल पड़ा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वहाँ 15,000 के करीब बंदा था और उनमें से आधे असला से लेस थे, और पता नहीं फिर किसने फायरिंग शुरू कर दी, पता नहीं फिर किसने फायरिंग शुरू कर दी, तो इसका पता लगवाना पड़ेगा। तो राणा सनाउल्लाह साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम ये तो मान लिया कि वहाँ 15,000 बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूद था। चलें, आपकी स्टेटमेंट में आधा झूठ है कि आधे लोग असलहा के साथ लेस थे, होते तो फिर ऐसे ही शहादतें दूसरी तरफ भी होती, लेकिन अब आप कम से कम आधा सच तो मान गए कि 15,000 बंदा वहाँ मौजूद था। आप तो कहते हैं 200 था, तो अब इस फिगर पर रहिएगा। बाकी कितने लोग असलहा के साथ लेस थे, वो वहाँ पर हामिद मीर साहब भी फिरते रहे, हबीब अकरम भी फिरते रहे, वो शराज अहमद शराजी भी फिरते रहे, वो वहाँ पर ज़ुबैर खान भी फिरते रहे, उमर जट भी फिरते रहे, वो वहाँ पर BBC और अल जज़ीरा और DW और तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी फिरता रहा और वो रिपोर्ट भी कर चुके हैं। इसलिए चलें, आपने कम से कम 15,000 का फिगर तो जो है वो माना। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि अता तारड़ ने उमर जो बैरिस्टर सैफ हैं उनको मशवरा दिया है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, आप अपना मुंह बंद रखें। अगर आप अपना मुंह बंद रखेंगे तो मैं खामोश रहूँगा, अगर आपने मुंह ज़्यादा खोला तो मेरे पास जो आपके राज हैं, उमर सैफ साहब को उन्होंने कहा, वो मैं बता दूँगा। और ये उमर सैफ कह रहा हूँ, बैरिस्टर सैफ, उमर सैफ एक और है, ये बैरिस्टर सैफ की बात हो रही है जो KP के तर्जुमान हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने मुंह खोल दिया तो फिर आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, आप तर्जुमान नहीं रह सकेंगे। मेरा तो ख्याल है दोनों ही मुंह खोल ही दें, जो भी इसमें से निकले। अच्छा जी, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक गाली गलोच, जी हाँ बिल्कुल गाली गलोच पर मबनी एक कॉलम लिखा है बुशरा बीबी और इमरान खान के बारे में, जिसमें दोनों को आलमोस्ट गालियां दी हैं। उसका जवाब आज के पंजाबी वीलॉग में वक्त निकाल कर ज़रूर सुनिएगा।
बनेगा। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।